मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय एनएस कलसी साहब, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री अनिल अग्रवाल जी, स्वागताध्यक्ष श्री अभिषेक गर्ग जी और मंच संचालक जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं श्री संतोष मिश्रा जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों भाइयों। अभी देखिए, कलसी साहब ने जो बात कही उसी से मैं सूत्र निकालकर आगे का विषय रखने का प्रयास करता हूं। उन्होंने कहा कि एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में अगर किसी कंट्री को आगे जाना है, और मैं भी उनसे चर्चा कर रहा था, संयोग से मैं पहली बार अमेरिका गया था तब मैंने यूएस कांग्रेसमैन से भी ये बात कही थी। इफ यू वांट टू मेक ए कंट्री पावरफुल यू नीड 3 पोटेंशियल्स: इकोनॉमिक पोटेंशियल, मिलिट्री पोटेंशियल एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल। बट that can make a country powerful, but that cannot make world leader. If you want to make a world order in which the country should follow you, आपको फॉलो करें तो जरूरी है कि उसके साथ कोई भावनात्मक विषय भी जुड़ा हो, क्योंकि ये तीनों हार्ड पावर हैं, ये किसी को दबाते हैं। तो उसके लिए है जिसे आप सॉफ्ट पावर कहते हैं, जो उन्होंने बताया अभी, जिसे हम कहेंगे चौथा है कल्चरल पोटेंशियल। और मेरा मानना है, इफ यू वांट टू सस्टेन द वर्ल्ड ऑर्डर फॉर सेंचुरीज, नॉट फॉर 1 or 2 century, then you have to have some spiritual element in that cultural potential. अब आज के वक्त में हम देखें, दुनिया की तरफ हम नजर डालें और पहले भारत की तरफ नजर डालें। आज हम जिस कालखंड में, जिस टाइम ड्यूरेशन में आके खड़े हैं, ये भारत के लिए एक अलग समय है। आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरर है। मोबाइल हैंडसेट्स हम बनाते थे पहले, तो हम कंज्यूमर तो दूसरे बड़े 2014 से पहले भी थे, पर फैक्ट्रियां हमारे केवल 2 थी। आज हम मोबाइल हैंडसेट के सेकेंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनी सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में नोएडा में है। सबसे हाईटेक फोन बनाने वाले आईफोन की चाइना के बाहर सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में है। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले हम दुनिया के नंबर 1 के कंट्री हैं। और इससे भी आगे बढ़कर एक दौर था जब भारत के एक फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बोला था कि भारत वाले तो कम पढ़े लिखे हैं, वो टैक्स सेवी नहीं हैं, वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर पाएंगे, डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में आसान नहीं होगा। तो आज हम डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश बन गए। एंड वी आर नॉट जस्ट द नंबर 1। इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स 48% ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शन, विच इज, इफ यू पुट अमेरिका चाइना टुगेदर, उससे ज्यादा है। ये इंपॉर्टेंट बात है। और अभी लास्ट मंथ भारत का जो डिजिटल ट्रांजैक्शन इंटरफेस यूपीआई है, उसने वीजा को पीछे छोड़कर एक दिन में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना है। यह दर्शाता है कि भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और भारत के अंदर वास्तविक पोटेंशियल क्या था। किसी को कॉन्फिडेंस में कमी रही होगी भारत के पोटेंशियल को, परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पूरी तरीके से उस पोटेंशियल पे विश्वास था। और आज भारत ने वो बात करके दिखाई है। आप इमेजिन करिए, हम लोग जब बच्चे थे तो कहते थे जापान से टेक्नोलॉजी सीखनी है। और यू रिमेंबर कि जापान के प्राइम मिनिस्टर आए और उन्होंने खान मार्केट में जाकर एक दुकान के ऊपर पेमेंट डिजिटल ट्रांजैक्शन से किया, और उन्होंने कहा कि अगर इंडिया में इतना ऑल परवेसिव डिजिटल ट्रांजैक्शन हो गया है तो हम सीखना चाहेंगे कि यह कैसे हुआ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर दिसंबर में केस स्टडी की है, रिसर्च केस स्टडी, कि इंडिया ने इतने शॉर्ट स्पैन में इतना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया। कोविड के दौरान अमेरिका जैसे देश में वैक्सीन लगाने के बाद विद इन सेकेंड्स आपके मोबाइल पे सर्टिफिकेट की कॉपी नहीं आती थी, भारत में आती थी। यह दर्शाता है कि हम कहां पहुंचे। और इसके अलावा हम चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले देश बनने में सफल हुए। अब यहां से मैं उस पॉइंट पे आता हूं जो कलसी साहब कह रहे थे। अरे भाई, चांद पर तो पहुंच गया था अमेरिका 69 में,
अंतरिक्ष में पहुंच गया था रशिया, 57 में उनका सैटेलाइट पहुंच गया, 61 में यूरी गैगरिन स्पेस में पहुंच गए। मगर इससे आप दुनिया के देशों के अंदर संदेश क्या दे रहे थे कि आप बड़े ताकतवर हैं, बस इतना ही तो कि हम तुमसे टेक्नोलॉजी में आगे हैं। मगर भारत जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचा तो उस पॉइंट का नाम प्रधानमंत्री जी ने क्या रखा? पॉइंट शिव शक्ति। पॉइंट शिव शक्ति का अर्थ क्या है? वो एक कल्चरल संदेश है, वो एक स्पिरिचुअल संदेश है कि भारत दुनिया का इकलौता देश है विश्व की सभी संस्कृतियों में, विश्व की सभी संस्थाओं सभ्यताओं में, विद ड्यू रिस्पेक्ट, विश्व के सभी मत संप्रदाय और रिलीजन में ईश्वर सिर्फ पुरुष है, सिर्फ और सिर्फ पुरुष है। स्त्री तत्व का ईश्वर में कोई स्थान नहीं है। देयर इज नो फेमिनिन एलिमेंट इन द गॉड। सिर्फ भारत में शिव भी है और शक्ति भी है। सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो विश्व को एक आध्यात्मिक संदेश देता है कि हमारे यहां अगर ईश्वर है तो वो अर्धनारीश्वर भी है। और उस अर्धनारीश्वर स्वरूप में स्त्री और पुरुष तत्व मिलकर कैसे संसार की रचना करते हैं, जिसने कालिदास ने रघुवंश के प्रथम श्लोक में लिखा है, वागार्थमि संप्रक्तो वागार्थमि प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अर्थात शब्द और अर्थ, वाक और अर्थ जैसे मिलकर कविता की रचना करते हैं, वागार्थमि संप्रक्तो, उसी प्रकार शब्द और अर्थ की तरह ही इस संसार में भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप में भगवान शंकर और माता पार्वती का वह स्वरूप मिलकर सृष्टि की रचना करता है। बस यही अंतर है। वो लोग जो इक्वलिटी कहते नहीं साहब, इक्वलिटी नहीं, स्पेशलिटी है। ये वेस्ट को समझना पड़ेगा। स्पेशलिटी क्या है? शब्द का कोई औचित्य नहीं है अगर अर्थ ना हो, और अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं है जब तक शब्द ना हो। मगर शब्द की मर्यादा बहिर्मुखी है और अर्थ की मर्यादा अनुभूति है। तो हमारे यहां जो स्त्री और पुरुष दो तत्व हैं, दोनों की अलग स्पेशलिटी है। एक की स्पेशलिटी व्यक्त करने में है बहिर्मुखी, और एक की अनुभूति करने में है। मगर अब इतना समझने लायक समझ तो होनी चाहिए थी मार्क्स और मैकाले के मानस पुत्रों को, तब जाके उनको समझ में आता, क्योंकि तुम्हारे यहां तो एक ही है गॉड। जब एक ही गॉड है और वो सिर्फ पुरुष है, तो आप क्या कहते हैं कि अगर महिला जो है वो पहन ले मेल ड्रेसेस, इट इज वुमेन एम्पावरमेंट। ये कैसा एम्पावरमेंट होगा भाई? दिस इज नॉट इक्वलिटी। हम तो इक्वलिटी तब माने जब पुरुष भी स्कर्ट पहन के आए, तब तो इक्वलिटी है। वरना ये कौन सी बात हुई कि महिला पैंट शर्ट पहनेगी तो वो एम्पावरमेंट है, और पुरुष अगर स्कर्ट पहनेगा ये तो मैटर ऑफ रिड्यूकल है। नो, दिस इज अ मेंटल सब्जुगेशन। जो कि आपके यहां सिर्फ पुरुष है, तो स्त्री को पुरुष बनकर बराबरी प्राप्त करनी है। यानी स्त्री के स्त्रीत्व गुण का उसी क्षण आपने अपमान कर दिया जब आपने कहा कि सब कुछ तुमको वो प्राप्त करना है जो पुरुष के पास है, समझो तुम्हारे पास है सब बेकार है। ऐसा नहीं है साहब। ये तो वो हो गया ना कि माइकल जैक्सन ने कहा कि काले और गोरे की बराबरी बराबर नहीं है, जब वो पिगमेंटेशन करा के काले से गोरा होगा तब बराबर होगा। ये एक प्रकार का मेंटल सब्जुगेशन है। इस मेंटल थॉट से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, और ये मेंटल थॉट से बाहर निकलने को दुनिया को दृष्टि देगा तो सिर्फ भारत ही दे सकता है। क्योंकि भारत के पास वो क्षमता है कि प्रकृति के भिन्न भिन्न अवयवों में क्या विविधता है। और जहां तक लोग इक्वलिटी की बात करते हैं, तो हम तो कहते हैं हम तो इक्वलिटी में विश्वास ही नहीं करते स्त्री पुरुष की, क्योंकि हमारे यहां तो इक्वलिटी नहीं है। हमारे यहां तो स्त्री पहले है और पुरुष बाद में है। इसीलिए क्या बोला जाता है? गौरी शंकर, गौरी पहले शंकर बाद में। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी पहले नारायण बाद में है। सीताराम, सीता पहले राम बाद में है। राधा कृष्ण, राधा पहले कृष्ण बाद में है। और आप कहेंगे क्यों रख दिया गया? इसलिए रख दिया गया कि वो एक सोशल मैसेज देना था। नहीं साहब, ये वो लोग बेवकूफ हैं जो भारत की हर चीज को सिर्फ सोशल मैसेजिंग से कनेक्ट करते हैं। इसमें साइंटिफिक मैसेजिंग है। हम इस समय शक्ति का पर्व मना रहे हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा हो रही है। हमारा जो 9 वर्ष भी शुरू होता है तो वासंतिक नवरात्र से शुरू होता है। अब आप सोचिए, व्हेनेवर द यूनिवर्स इज क्रिएटेड, सबसे पहले क्या आई? एनर्जी का इनिशिएशन होगा, वहां से क्रिएशन शुरू होगा। तो जब भी संसार की शुरुआत होगी तो सबसे पहले शक्ति के द्वारा ही शुरुआत होगी। तो संसार में कोई भी उद्बोधन होगा
तो उसमें शक्ति पहले होगी, उसके बाद संसार का सृजन होगा। इसलिए हमारे यहां उस चीज को पहले रखा गया। और यह बात सिर्फ यूनिवर्स में नहीं है, अगर आप देखें तो हमारे जो सेल्स के अंदर, जो हम लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी होगी, तो जितनी भी लिविंग सेल्स हैं उसमें पावर हाउस ऑफ एनर्जी कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और जाके चेक करिएगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ मदर से मिलता है, फादर से नहीं मिलता है। इसका मतलब आपकी सेल के अंदर भी शक्ति मात्र ही है और यूनिवर्स की आदि शक्ति भी मात्र ही है। इसीलिए हमारे यहां मात्र शक्ति शब्द प्रयोग किया जाता है, पितृ शक्ति शब्द नहीं प्रयोग किया जाता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं हमारे यहां जो भी है वो परफेक्टली साइंटिफिक बेस पे है। न समझने के कारण लोग उसके इधर उधर के इंटरप्रिटेशंस लेते हैं। अब यहां मैं ये भी बता देना चाहता हूं, थोड़ा विषयांतर होकर एक लाइन में, अब लोग ये कहेंगे कि साहब ठीक है, मात्र शक्ति होती है तो फिर वंश परंपरा पिता से क्यों चलती है? अब उसका भी कारण है कि फीमेल में एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। तो डॉटर कैन गेट एक्स फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम मदर और फादर, एंड सन कैन ऑल्सो गेट एक्स फ्रॉम एनीवेयर, मदर और फादर, बट सन कैन गेट वाई ओनली फ्रॉम फादर। तो अगर आपको यह तय करना है कि ये लोग भाई बहन थे, तो 3 या 4 पीढ़ी के बाद एक्स और एक्स के परमुटेशन कॉम्बिनेशन विद आफ्टर 7-8 जनरेशन इतने हो जाएंगे कि यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि एक्स ओरिजिनली कहां से आया था। मगर अगर आप वाई को ट्रैक कर रहे होंगे तो इवन आफ्टर 100 जनरेशन यू कैन ट्रैक कि वाई का लीनिएज यहां से आ रहा है। इसलिए शक्ति मात्र ही होगी और परंपरा पितृ होगा। जब तक ये पता ही नहीं था 100 साल पहले, तो ये सब भाषण देते रहते थे। जो जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जो जो साइंस आगे बढ़ रही है, त्यों त्यों ये चीजें लोगों को पता लग रही है। मगर ये तो मैंने एक उदाहरण बताया कि किस कंट्री के पास इस सॉफ्ट पावर में क्या है दुनिया को समझाने के लिए और सबको साथ में सामंजस्यपूर्ण रखने के लिए। मगर अगर हम आज के वर्ल्ड को देखें, आज जैसी टैरिफ का उल्लेख किया गया, आज टैरिफ एक भारत के लिए चुनौती बन के खड़ा है। ग्लोबलाइजेशन का विषय है, तो मैं ये बताना चाहता हूं, जब ग्लोबलाइजेशन अपने पीक पे आने की बात हुई, अर्ली 90s की बात है, 1986 में उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक शुरू हुई, जिससे जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड को WTO में कन्वर्ट करना था, जो 1 जनवरी 1995 को WTO बना। मगर जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 91 में, तो 1992 में एक अमेरिकन थिंकर थे, हिज नेम वाज फ्रांसिस फुकुयामा। उस समय दुनिया में माना गया, उन्होंने एक विचार को प्रतिपादित किया कि भाई सोवियत संघ के विघटन के बाद वंस एंड फॉर ऑल एवरीथिंग इज सेटल्ड इन दिस वर्ल्ड, कि लिबरल डेमोक्रेसी, ओपन मार्केट, कंज्यूमरिज्म, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जिसको अमेरिका सिग्निफाई करता है, यही अब आने वाली शताब्दियों के लिए सदा सर्वदा से भविष्य के लिए दुनिया का अंतिम निर्णायक इतिहास हो गया। उन्होंने किताब लिखी, एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। किताब का नाम था एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। उन्होंने मान लिया हिस्ट्री यहां एंड हो गई, और उसमें उन्होंने लिखा, वेस्ट हैज प्रूवन दैट इट इज द बेस्ट, नाउ इट इज बेस्ट फॉर द रेस्ट टू फॉलो द वेस्ट। मगर 1 जनवरी 95 को बना WTO, और फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यानी इसका मतलब इस समय तो ग्रेट नहीं है, मान रहे हैं ना। जब कह रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसका मतलब अब नहीं है। Whatever is happening in the world, it is signifying, it is beginning of the end of globalization. जिस ढंग की प्रोटेक्शनिज्म हर कंट्री में आया है, अभी संतोष जी उल्लेख कर रहे थे एनवीडिया का। अगर आप लोगों ने अभी लेटेस्ट न्यूज देखी हो तो 2 चीजें आपने ध्यान दी होगी। अभी वैसे कल तो टैरिफ बढ़ा दिया है, मगर जब भारत पे 50% टैरिफ लगाया तो 2 क्षेत्रों को एग्जेम्प्ट करके रखा था, फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग। अब आप मजे की बात देखिए, सबसे बड़ी फैक्ट्री आईफोन बनाने की चाइना में थी। भारत ने अभी अमेरिकन मार्केट में सबसे ज्यादा आईफोन सेल करने का रिकॉर्ड पिछले महीने में बनाया है। अमेरिका में जितने आईफोन बिकते हैं वो सिर्फ भारत में मैन्युफैक्चर हुए बिकेंगे।
वो चाइना में मैन्युफैक्चर हुआ अपने यहां नहीं लाता। क्यों? उसे शक है कि चाइना ने कहीं पर कुछ ऐसा तो नहीं कि कर दिया हो कि उसके अंदर कोई बग लगा दिया हो। अब आप आइए, एनवीडिया के ऊपर जो रोक लगाई, और इवन अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा कि एनवीडिया जो चिप बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है वो चाइना को ना करे, जिसको बताया उन्होंने कि $500 बिलियन एक झटके में उनको नुकसान हुआ। मगर अब चाइना ने प्रेशर डाला क्रिटिकल मिनरल्स को लेके कि भाई हम क्रिटिकल मिनरल नहीं एक्सपोर्ट करेंगे अमेरिका को। तब दोनों के बीच में डील हुई कि अमेरिका ने कहा ठीक है, अब एनवीडिया एक्सपोर्ट कर सकती है चाइना को। मगर अगर आपने लेटेस्ट न्यूज देखी हो कल की, तो चाइनीज गवर्नमेंट अपनी कंपनियों से कह रही है कि फॉरेन के चिप्स नहीं लेने, और एनवीडिया और एक और कंपनी है अमेरिकन, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, इन दोनों के चिप्स तो बिल्कुल नहीं लेने, क्योंकि चीन को अब इस बात का डर हो गया है कि एनवीडिया के चिप्स में कुछ अमेरिका तो करके नहीं भेज दे रहा, हमारे यहां ट्रैकिंग हो रही हो। आप ये सोचिए, दोनों एक दूसरे के प्रति वहम से पूरी तरीके से ग्रसित हो चुके हैं। इस बीच में अमेरिका को यह विश्वास है कि भारत गड़बड़ नहीं कर रहा होगा, चाइना कर सकता है। उसी प्रकार यूरोपियन कंट्रीज को अगर आप देखें तो भारत को लेकर उनके माइंड में क्या है। अब आप एक और बात देखिए, जब ट्रंप ने यह कहा कि हम नेटो कंट्रीज से अपनी डिफेंस की सपोर्ट विड्रॉ करेंगे, यूरोपियन कंट्रीज 5% ऑफ द जीडीपी डिफेंस एक्सपेंडिचर में लाए। अब अगर यूरोपियन कंट्रीज को 5% जीडीपी डिफेंस एक्सपेंडिचर में लाना है तो उनके लिए इकोनॉमिकली वायबल है क्या कि वो अपने यहां मैन्युफैक्चर करें? और यूरोप में क्या हाल है आपके लेबर चार्जेस और अन्य का, वो आप अभी देखिए फ्रांस में जो चल रहा है। इफ यू रिमेंबर 2023 में फ्रांस में सड़कों पे संघर्ष किस बात को लेके हुआ? फ्रांस की गवर्नमेंट ने कहा रिटायरमेंट की एज 2 साल बढ़ा दी। भारत में यदि ऐसा हो तो कर्मचारी खुशी से झूम उठे, वाह भाई वाह, 2 साल मुझे और काम करने का मौका मिलेगा। वहां सड़कों पे आ गए, नहीं भाई हमें रिटायरमेंट अभी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स के द्वारा उनको लगभग उतना ही मिल रहा है बगैर काम किए हुए, तो क्यों काम करना भाई? तो आप सोचिए उस सोसाइटी में मैन्युफैक्चरिंग वायबल होगी क्या? डेमोग्राफिक सिचुएशन क्या है यूरोप की? हाईली सेंसिटिव है। एजेड पॉपुलेशन बहुत रफ्तार से बढ़ रही है, यंगर पॉपुलेशन बहुत कम है, क्योंकि ना समाज की व्यवस्था है, ना विवाह की पवित्रता है, संतान उत्पन्न करना ही नहीं है, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और क्या। तो भैया खाओ पियो मौज करो, लिविंग रिलेशनशिप में रहो, उसके बाद बच्चे नहीं हो रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रो कर रही। दूसरा चैलेंज, इन्फिल्ट्रेटर्स, इमाइग्रेंट्स। मतलब आप फ्रांस से लेके ब्रिटेन तक देखिए, हम लोग बचपन में लंदन पेरिस सुनते थे, क्या हो रहा है लंदन पेरिस में इस समय? एक असेसमेंट के अनुसार यूरोप में 20 साल से कम उम्र के जितने लड़के लड़कियां हैं उसमें 25% मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम्स होना सिग्निफिकेंट नहीं है, 25% कौन सा मुस्लिम है? वो जो इमाइग्रेंट मुस्लिम है, मेजॉरिटी उसमें इलीगली इन्फिल्ट्रेटेड हैं। आप सोचिए कितना बड़ा चैलेंज है उनके सामने। अच्छा, वो अमेरिका शिफ्ट करें अगर टैरिफ की वजह से, तो अमेरिका में और भी ज्यादा लेबर रेट हाई है। तो यूरोप के पास क्या है? अच्छी टेक्नोलॉजी है, यूरोप के पास डिफेंस ग्रेड के हाई क्वालिटी के मटेरियल है, टेक्निकल नो हाउ है, लॉजिस्टिक्स है, फाइनेंस है, मैन पावर नहीं है। और मैन पावर की चुनौती साल दर साल बढ़ने जा रही है। तो दे आर हैविंग ओनली 2 ऑप्शन, शिफ्ट देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आइदर थ्रू चाइना और टू इंडिया। अब चाइना को लेकर मिसट्रस्ट है, और कोविड ने उसके बाद मिसट्रस्ट को बहुत बढ़ा दिया है। सो द ओनली ऑप्शन इज इंडिया। और उसके एक लक्षण भी दिख गए। अभी आपने देखा कि रफाल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने रफाल के फ्यूजलाज बनाने की मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट टाटा डिफेंस सर्विसेज के साथ किया है। यानी लक्षण दिखाई पड़ने लगे कि आगे जाकर वो मैन्युफैक्चरिंग यहां शिफ्ट हो सकती है, अगर हमारी गवर्नमेंट जिस तरीके से चल रही है। आने वाले 10-15 साल तक भारत इसी डायरेक्शन में चलता रहे। और ये जो मैं कह रहा हूं बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये चैलेंजेस ऐसे नहीं आ रहे हैं। अगर आप यूएन की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट देखें तो कह रहा है कि लास्ट ईयर
जिसको FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं किसी एक कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, एक कंट्री दूसरे में इन्वेस्ट करता है, दूसरा कंट्री दूसरे में इन्वेस्ट करता है। इसमें 1.5 ट्रिलियन डॉलर की कमी आई है, 11% घटा है FDI, और ये लगातार दूसरा साल है। इसका मतलब दुनिया में एक ट्रेंड है कि जितनी तेजी से लोग पहले दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर रहे थे, अब वो कम कर रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट दी है, जिसके अनुसार 52% जो कारपोरेट्स हैं उनका मानना है कि इन्वेस्टमेंट कहीं बाहर करना इस समय बहुत रिस्की होता चला जा रहा है। ऐसे ही एक स्पेन का इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है एल्केनो इंस्टीट्यूट, एल्केनो रॉयल इंस्टीट्यूट स्पेन। उसने एक रिसर्च ये की, उसने कहा कि दुनिया में जो कोई भी देश ओवरसीज में कितना डेवलप करता है, भाई एक है आप अपने देश में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक आप अपनी सीमा के बाहर आपका इन्वेस्टमेंट कितना है। उसमें कह रहा 1.4% की गिरावट है, और लगातार दूसरा तीसरा साल है जब गिरावट आ रही है। मगर इस सारी ग्लोबल गिरावट में एक ही देश है जिसका ग्लोबल ऑपरेशन बढ़ रहा है, वो है भारत। और पहली बार भारत पिछले साल ये जो ओवरसीज इंडेक्स निकालता है वो इंस्टीट्यूट, उसमें टॉप 10 में आया है, 90 नंबर पे आया है। आपने देखा होगा अभी डिफेंस मिनिस्टर साहब मोरक्को गए थे, तो पहली बार भारत की किसी कंपनी ने किसी अफ्रीकन कंट्री में जाकर पूरी डिफेंस की इंडस्ट्री लगाई है। ये भारत में पहली बार हो रहा है। डिफेंस बनाना, एक्सपोर्ट करना वो तो एक चीज है, परंतु दूसरी जगह जाकर उसे आगे बढ़ना ये एक दूसरी चीज है। इसका मतलब बहुत साफ दिख रहा है, वर्ल्ड के अंदर एक चेंज आ रहा है, और उस चेंज में भारत बहुत अच्छी स्थिति में आ सकता है, बशर्ते हमें क्या करना होगा, जिसका उल्लेख कलसी साहब ने किया, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, अगर इनमें हम रिसर्च करके अपने को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हमारे दिल का ख्वाब यह रहेगा कि मेरा बेटा या बेटी ऑक्सफोर्ड से या हार्वर्ड से जाकर MBA करे और एक बड़ी मल्टीनेशनल में लाखों डॉलर की नौकरी पाले, बस जिंदगी खुश, उसके बाद देखा जाएगा क्या होना है, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। जब हमें कहना सोचना पड़ेगा कि हमारे बच्चे जाकर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, कंपोजिट मटेरियल, जीनोम सीक्वेंसिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटर्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, इनमें रिसर्चेस करेंगे। जब रिसर्च करेंगे देन यू बी द वर्ल्ड लीडर। नई चीज निकालेंगे तब वर्ल्ड का पावर स्ट्रक्चर आपकी तरफ आएगा। चूंकि मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूं तो मैं कह सकता हूं, और पॉलिटिक्स में काम कर रहा हूं, पॉलिटिकल पावर का पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है जैसे ही टेक्नोलॉजी का पैराडाइम शिफ्ट होता है। आप लेटेस्ट एग्जांपल देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले यूरोप वाज द पावर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले माना जाता था अमेरिका वाज अ ब्रिटिश एलाई, ब्रिटेन वाज लीडिंग दी एलाइज पावर्स, ब्रिटेन एंड फ्रांस। क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद? नाउ ब्रिटेन इज US एलाई। क्यों? उसने एक नई टेक्नोलॉजी खोज दी, वो क्या थी? एटम बम। अब उससे पहले आपकी डिफेंस की कैपेबिलिटी किस पे थी कि आपकी आर्टिलरी कितनी अच्छी है, आपके पास टैंक्स कितने हैं, फाइटर प्लेन्स कितने हैं, मशीन गन्स कितनी हैं, ट्रूप्स कितने हैं। सडनली एक नई टेक्नोलॉजी आई कि कुछ फुट का एक एटम बम, ये आपके हजारों के ट्रूप्स और सैकड़ों फाइटर प्लेन्स और सैकड़ों टैंक पे भारी है। टेक्नोलॉजी का पैराडाइम बदल गया, पॉलिटिक्स की पावर का पैराडाइम शिफ्ट हो गया। हमें ध्यान रखना होगा फ्यूचर की इमर्ज होने वाली टेक्नोलॉजीज क्या है, और अगर हम उसमें अपनी नई पीढ़ी को अच्छे ढंग से प्रेरित करने में सफल हो गए तो आप ये समझ लीजिए कि उस नई टेक्नोलॉजी के दौर में अगर हम एक या दो भी नई टेक्नोलॉजी पाने में सफल हो गए तो डेफिनेटली देन यू कैन बिकम द वर्ल्ड लीडर। अदरवाइज यू कैन जस्ट बिकम ए रिच कंट्री, ए प्रॉस्परस कंट्री, वर्ल्ड लीडर नहीं बन सकते। तो वर्ल्ड लीडर बनने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी में जाना होगा। अब ये नई टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है? मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। फार्मास्यूटिकल में जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA है,
अमेरिका का, उसकी रिसर्च इतनी आगे है कि हम 20, 25, 30, 40 साल में भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो आप क्या करें, अगर हम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन को, जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जिनका डॉक्यूमेंटेड स्ट्रक्चर्ड लिटरेचर अवेलेबल है, केवल उनके मॉलिक्यूल्स का एनालिसिस करके उसको मॉडर्न साइंटिफिक कंटेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट में एक्सपेरिमेंटली प्रूव ही तो कर देना है और उसका पेटेंट करा लेना है, देन द पैराडाइम इज शिफ्ट। आप जिस प्रकार की मेडिसिन बना रहे थे, हमें उस डायरेक्शन की मेडिसिन चाहिए नहीं, मुझे तो दूसरी मेडिसिन चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने एक और उदाहरण दिया जो बहुत सामान्य सा है, आपको लगेगा कि इससे पैराडाइम शिफ्ट कैसे होता है, जैसे योगा। अब 177 देशों ने वो सेकंड प्रपोजल बने थे योग के। अब आप सोचिए, यदि आप केवल योग को सही ढंग से पालन करें और जो योगिक पॉस्चर्स हैं उनको क्लिनिकली प्रूफ करके हम पेटेंट करा लें, तो क्या होगा, 75% मामलों में हमें उन ड्रग्स की जरूरत ही नहीं। ओनली इन द केस ऑफ वेरी सीरियस इलनेस या एक्सीडेंट्स। तो भाई 75% मामलों में द बिलियंस ऑफ डॉलर्स यू हैव इन्वेस्टेड इन दैट रिसर्च, वो आपको मुबारक, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। अभी मैं सिर्फ इसके फिजिकल एस्पेक्ट पे हूं, अभी मैं इसके मेंटल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट योगा पे उस पे जा नहीं रहा हूं। अभी सिर्फ जिसको आप योगासन कहते हैं, विच इज अ वेरी एलिमेंट्री फंडामेंटल बेसिक एलिमेंट ऑफ योगा, जैसे ABCD है, अभी वो शेक्सपियर का लिटरेचर तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें हम रिसर्च कर सकते हैं। तो आप देखिए, एक नया प्रयोग हुआ। नया प्रयोग क्या हुआ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाया, और सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का हेडक्वार्टर कहां बना, भारत के जामनगर में। क्यों? ट्रेडिशनल मेडिसिन में सबसे स्ट्रक्चर्ड, एथेंटिक, डॉक्यूमेंटेड लिटरेचर सिर्फ हमारे पास है। आयुर्वेदिक बाकी दुनिया में सब अनुमान से होता है कि ये पत्ती चुन लो, ये फूल चुन लो, ये कर लो, हमारे पास स्ट्रक्चर्ड था। यानी देयर इज अ बेस कि हम उसमें से लीडर बन के उभर सकते हैं अगर हम उसका सही ढंग से प्रयोग करें। दूसरा, जैसा अभी उन्होंने कहा कि सोवरेंटी की जरूरत है, फूड सोवरेंटी, एनर्जी सोवरेंटी। अब एनर्जी सोवरेंटी की बात आए तो इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में प्रधानमंत्री जी ने कहा सबसे बड़ी कमी होगी कि अगर हम दूसरे देशों पर निर्भर होंगे। अब सबसे इजीली एनर्जी कहां से आ सकती है, ये मान लीजिए पावर है, तो पावर आप कोल से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अगर आप कोल से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो कार्बन डिपोजिशन बहुत होगा और टाइम भी बहुत लगेगा। तो ये तय किया गया कि भारत दुनिया में एक ऐसा देश है जिसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो ऐसी है कि आप एक्सट्रीम नॉर्थ के कुछ इलाकों को छोड़ दें, जम्मू कश्मीर से लेके और हिमाचल और उत्तराखंड के जाड़े के दिनों को छोड़ दें, तो लगभग पूरे देश में लगभग 12 महीने सूरज बहुत अच्छे ढंग से चमकता है। और हमारे देश का जो पश्चिमी इलाका है जहां पानी कम बरसता, वैसे इस साल तो कुछ जरूरत से ज्यादा बरस गया, जैसे गुजरात और राजस्थान, वहां सूरज बहुत चमकता है। तो क्या किया गया, सोलर एनर्जी की शुरुआत की गई। और सोलर एनर्जी की सिर्फ शुरुआत ही नहीं की गई है, इस समय दुनिया के सोलर सेल्स पे 80% चाइना का कब्जा है। इसलिए जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 2024 में शुरू की गई, क्योंकि अगर हम आने के साथ ही शुरू कर देते तो आप सिर्फ चाइना का माल इंपोर्ट करते रह जाते, सिर्फ इंपोर्ट करते रह जाते। तो क्या किया गया, आज भारत ने टारगेट रखा था कि 2030 तक हमारी 40% इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ पावर जनरेशन क्लीन एनर्जी होगी। नॉर्मली कभी भी सरकार टारगेट समय पे पूरा नहीं कर पाती है, पर वो टारगेट 2022 में पूरा हो गया। देन 2030 में रिवाइज टारगेट 50% का रखा गया, और आपको आश्चर्य और खुशी होगी कि 50% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ क्लीन एनर्जी 2025 में पूरा हो गया। यह दर्शाता है कि हम किस रूप में आगे बढ़ रहे हैं। और तब प्रधानमंत्री जी ने जब 40% हो गया था तो जाकर यह तय किया था कि 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर पैनल्स होंगे। अब सोलर पैनल्स होंगे तो क्या होगा, फ्री की एनर्जी, बिजली का कोई बिल नहीं। इसे कहते हैं दिमाग लगाकर मुफ्त की बिजली देना। खजाना खाली करके मुफ्त की बिजली देना तो सभी को आता है, मगर खजाने पे जोर ना पड़े और ना एनवायरनमेंट पे जोर पड़े, उसके बाद भी मुफ्त की बिजली मिल जाए और उसके साथ
उसके साथ क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की शुरुआत। तो अगर आपका स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार होगा, आप उस बिजली से उसको चार्ज भी कर सकते हैं। तो इधर क्या हुआ, पेट्रोलियम पे प्रेशर कम, बिजली में आप सेल्फ सफिशिएंट, और अगर आप ज्यादा बिजली पैदा कर लें तो सरकार खरीदने को भी तैयार है कि अगर आपको रिक्वायरमेंट से आप कह रहे हैं कि मैंने अपने घर पे ज्यादा बिजली पैदा कर ली है, तो जो होगा उसको आप दे भी सकते हैं। यहां से हम एनर्जी सोवरेनिटी, जिसकी बात अभी कलसी साहब कर रहे थे, वो एनर्जी सोवरेनिटी हम लाने में सफल हो सकते हैं। अब आप समझिए, इसके बाद अगला स्टेप आता है फूड का। अब मैं एक छोटी सी बात आपसे कहूं, कभी आपने इस पे ध्यान नहीं दिया होगा। अब फूड को लेके कई बार लोग अलग अलग प्रकार के वो करने लगते हैं। जरा इसको myworldindata.com पे जाइएगा और उसके बाद ये चेक करिएगा कौन से फूड को, यानी 1 kg ऑफ फूड को बनाने के लिए कितने स्क्वायर मीटर की जमीन चाहिए। 1 kg बीफ के लिए, 1 kg पोर्क के लिए 116 स्क्वायर मीटर्स तक चाहिए, और 1 kg जिसको आप आलू और ये सब कहते हैं, इसके लिए किसी के लिए गेहूं, चावल 2 स्क्वायर मीटर, कहीं 4 स्क्वायर मीटर चाहिए। एक छोटी सी बात कहता हूं किसी को, चलिए आप कहेंगे डाटा के अलावा मैं प्रैक्टिकल बात कहूं, जितना बड़ा ये हॉल है, इसमें केवल गेहूं उगा हुआ हो तो एक आदमी कितने दिन में खा पाएगा? महीनों लग जाएंगे, वो इतना गेहूं नहीं खा पाएगा जितना केवल इस एरिया में उगा हुआ होगा, एक दिन में आप जितना खाते हैं। मगर वही एक जानवर को दे दिया जाए तो मुझे लगता है शायद वो एक दिन में भी खा जाएगा या 2 दिन में खा जाएगा, और उस जानवर से जो आप प्राप्त करेंगे वो कितने दिन में खर्च हो जाएगा? 2 या 3 दिन में लोग खा जाएंगे उसको। दिस शोज कि इंडिया इज हैविंग जस्ट 2.4% ऑफ द ग्लोबल लैंड मास, स्टिल 18% ऑफ द पॉपुलेशन, एंड स्टिल we are self sufficient in most of the foods, even we are exporting. How is it possible? उसमें भारत की फूड हैबिट्स और भारत की जो ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स हैं उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारे यहां जो फूड का कंजम्पशन ऐसा है। अब आप ये सोचिए, भारत के अंदर मेजॉरिटी लोग, ऑलमोस्ट 50% लोग वेजिटेरियन है, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है भारत में, वो वेस्ट की डेफिनेशन के हिसाब से नॉन वेजिटेरियन नहीं है। दे टेस्ट मीट, दे डू नॉट ईट मीट। मतलब वो वंस इन ए वाइल, हफ्ते में एक आध बार नॉन वेज खा लेते हैं। भारत में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों 7 डेज इन ए वीक, तीनों में सिर्फ नॉन वेज ही खाते हो, वेरी रेयर। तो क्या है कि अगर आप जाके चेक करें तो जो कंजम्पशन ऑफ फूड है यूएस में है लगभग 102 और 103 kg मीट पर पर्सन पर ईयर। यूरोप में है 83-84 kg पर पर्सन पर ईयर, और भारत में कितना है? 3.5 या 4 kg पर पर्सन पर ईयर। क्यों? आधे लोग तो खाते नहीं, जो खाते हैं वो कभी कभार खाते हैं। मतलब यहां जिसको आप नॉन वेज कहते हैं, इसका मतलब वो नॉन वेज भी खाता है, नॉन वेज ही नहीं खाता है। वेस्ट में नॉन वेज ही खाता है। और यहां पे मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा, हमारे दिमागों में स्टीरियोटाइप ऐसा भर दिया जाता है, अरे हम लोग बच्चे थे, अरे घास फूस खाने से कोई ताकत मिलती है, अरे मीट खाओ, मुर्गा खाओ, अंडा खाओ, देखो वो अमेरिकन डेवलप्ड हैं, यूरोप डेवलप्ड हैं। मेरे भाई, वो जिस सोसाइटी से आते थे डेवलपमेंट से पहले, उनके यहां होता था क्या? अनाज, फूल फल होते थे। कोई रेगिस्तान से आया, कोई बर्फीले इलाकों से आया, मतलब जानवर को मार के खाने के अलावा तुम्हारे पास विकल्प क्या था? फैक्ट ऑफ द मैटर यह था कि आपके यहां ऐसी लैंडमासी बहुत कम थी जो 2-2 फसल दिन में एक बार दें। ढाका से लेके पेशावर तक का जितना फर्टाइल लैंड था, क्लाइमेट ऐसी कि आप 12 महीने खुले आसमान में सामान्य कपड़े पहनकर भी जीवित रह सकते हैं। तो फैक्ट यह था कि हमारे लिए जो गर्व का विषय होना चाहिए वो हमारे लिए ग्लानि का विषय बना दिया गया। अरे उनकी विवशता थी कि वो नॉन वेज ओरिएंटेड हों, क्योंकि कहीं पर तो केवल रेगिस्तान है तो जानवर को मार के खाना है, कहीं बर्फ ही रहती है आधे टाइम। अब जिस जमाने में बर्फ रहेगी उस 4 महीने तुम क्या करोगे भाई? कुछ नहीं उगता है, मजबूरी है। अब आप एक छोटी सी चीज और देखिए, किसी को थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी लग सकती है। इंडियन फूड हैबिट्स बड़ी खराब है, डीप फ्राइड बहुत होता है।
मैं आपसे कहूं, ये डीप फ्राइड करने के लिए घी चाहिए, तुम्हारे यहां होता था क्या? आज भी आप 5 स्टार होटल्स में जाएं तो घी को क्या लगते हैं? क्लियर्ड बटर। बटर के आगे तुम्हारी सोच ही नहीं थी, या एनिमल फ्लैट। एनिमल फैट और बटर में डीप फ्राई हो ही नहीं सकता। और हमारे यहां जिन चीजों में डीप फ्राई किया जाता था, वो चाहे देसी घी हो या सरसों का तेल हो, कच्ची घानी का तेल हो, बादाम का तेल हो, आज सब प्रूव होता जा रहा है इनमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। सोचिए, पहले आपने देसी घी से आप लाए हाइड्रोजनेटेड वनस्पति घी पे। वनस्पति घी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है, इसलिए जाकर वो आर्टरीज में जम जाता है। तो आपने क्या कहा, जब हार्ट स्ट्रोक होने लगे तो आपने ये नहीं कहा मेरा हाइड्रोजनेटेड डालडा, हमारे जमाने में डालडा ही कहते थे उसको, वो हाइड्रोजनेटेड डालडा नहीं नहीं, वो इंडियन फूड हैबिट्स खराब है, ये पूरी कचौड़ी बहुत खाते हैं इसलिए। भाई ये भी तुम्हारे यहां नहीं होता था, इसलिए तुम ये कह रहे हो। ग्लानि तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, ग्लानि हमारे अंदर है। अभी दीपावली का पर्व आ रहा है, कहेंगे पटाखे ना चलाओ, बड़ा धुआं होता है, नहीं कहते इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर दो। अब मैं कहता हूं, भगवान राम आए और कहा जाता है उनकी स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। तो देश ऐसा होना चाहिए जहां इतना घी होना चाहिए कि हर घर में दीपावली यानी देसी घी के दियों की कतार लग सके। सोचिए, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं था। घी कहां से आएगा? खूब सारा दूध होना चाहिए, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी। और आज भी वर्ल्ड में पॉपुलेशन 18% है हमारी, मगर कैटल पॉपुलेशन वर्ल्ड की 1/3 भारत में, क्योंकि हमारे यहां बेहिसाब जानवरों को काटा नहीं जाता था। तो आप सोचिए, आज है जबकि भारत का 1/3 हिस्सा तो अलग हो गया हमसे। आप सोचिए, उस अनडिवाइडेड हिस्से में सबसे ज्यादा कैटल पॉपुलेशन थी, प्लेंटी सरप्लस इकोनॉमी थी। उस कारण से जो हमारे अंदर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, वो जो खत्म हुआ है, उसको भी उभारने की जरूरत है। तो हम आत्मनिर्भर तब होंगे जब नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे, मगर हम जो इंस्पिरेशन लेंगे वो हमारा पास से भी बहुत क्लियर रहना चाहिए। और जो शिफ्टिंग पावर पैटर्न्स की बात कही, उस पर मैं सिर्फ 2 डाटा देना चाहता हूं। वैसे मैं पहले बोल चुका हूं, फिर एक अमेरिका के बारे में और एक चाइना के बारे में। जस्ट फूड फॉर थॉट, मैं किसी देश पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं। अमेरिका में हर व्यक्ति इंडिविजुअल सोसाइटी, हर व्यक्ति, मैं इंडिविजुअल हूं, मेरा सेल्फ स्टीम है, जो मन में आएगा वो करूंगा। अमेरिकन लाइफ का जैसे कहते हैं चार्मिंग अमेरिकन लाइफ यही तो है, जो मन आए सो करो, खाओ पियो मौज करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे वो गोविंदा गाना था ना, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अब तो वहां का प्रेसिडेंट ही ये करने लगा है, मेरी मर्जी, चाहे जो करना वो करें। मगर उस अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म में, मैं फिर एक वर्ड यूज कर रहा हूं, देयर इज नो नथिंग लाइक अल्ट्रा नेशनलिज्म, द प्रॉब्लम इज अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म। अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म आपको ले जाके उस मुकाम पे खड़ा कर देता है कि आज अमेरिका में सब कुछ तो है, फिर क्यों जाके किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में गोलियां चल रही हैं? कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि गोली चलने लगे तो तुम्हें बचना कैसे। आप उसको डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं कि कैसे गोली चल रही है। क्यों? एक वो पुराना डायलॉग था ना 70 के दशक की जंजीर फिल्म का, तुम्हारे पास सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, क्या नहीं है भाई? सब कुछ तो तुम्हारे पास, क्यों गोली चला रहे हो? मां नहीं है। मां नहीं, क्यों नहीं है? वहां हाफ मदर है, हाफ फादर है, हाफ सिस्टर है, हाफ ब्रदर है। और 47% अमेरिकी बच्चे सिंगल पेरेंट्स के द्वारा पाले जा रहे हैं, या तो अकेली मां पाल रही है, अकेला बाप पाल रहा है। तो वैसे ही हाफ रह गए हो तो तुम्हारे मन की जो वो होगी इमोशनल क्वोशेंट, वो भी हाफ पे आ जाएगा। तो चाहे कितना रुपया पैसा कमा लो, आखिर में जाके ये सब तड़तड़ तड़तड़ करना शुरू कर दोगे। और यहां पे मैं एक डाटा देता हूं, अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी? 33 करोड़। ये तो आपको पता होगा। अमेरिका में गन्स कितनी है? 39 करोड़। 120% of the population number of guns. Now you can imagine कि एक तरफा सोच की मटेरियल वर्ल्ड हमें मार सुख से भर देगा, वो उस अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म में मेंटल ब्रेकअप की तरफ बढ़ रहा है। आप सोचिए, अगर कभी वहां सोशल अनरेस्ट हुआ, कितनी बड़ी चुनौती होगी। और उस चुनौती का समाधान कहां है?
जो मैंने पहले भी बोला था, कुंभ के मेले में 50 लाख लोग आए, सब कुछ तो था उनके पास, रुपया पैसा सब कुछ, और उसके बाद आके भारत में देखते हैं तो चौंक जाते हैं नागा साधुओं को देख के। ये किस लिए जीवन जी रहे हैं? वैसे तो कहता ना पैसे के लिए जीना है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दूसरा एक ये मार्क्स ने थ्योरी दी, फिर सिगमंड फ्रॉयड ने कहा नहीं 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 नहीं, पैसा नहीं, फिजिकल प्लेजर मिल जाए, ठीक। फिर एक तीसरे आए, उन्होंने कहा नेम एंड फेम मिल जाए। अरे भाई ये तीन चीजें तो जानवरों को भी चाहिए, फिजिकल प्लेजर और सेटिस्फैक्शन, बॉडीली सेटिस्फैक्शन, बस इतना तक अगर इंद्रिया जनित सुख तक रखना था तो आप उसी लेवल में हैं। मगर जब वो यहां आते हैं और नागा साधुओं को देखते हैं, सोचते हैं इनको क्या मिल रहा है, ना इनको पैसा चाहिए, ना इनको फिजिकल प्लेजर चाहिए, और ना इनको नेम एंड फेम चाहिए। वो अज्ञात स्थान से आते हैं, अज्ञात स्थान पे चले जाते हैं, आप उसमें से किसी का नाम भी नहीं जानते, ना वो चाहते हैं मेरा कोई नाम जाना जाए। तो वो जो आकर चौंकते हैं, तो जो भारत विश्व को संदेश दे सकता है वो क्या है कि वो सुख खोजें भौतिकता में, वो सुख खोजें भौतिकता में, मदिरा में, मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर, खुश हैं सिर्फ लंगोटी में। और यहां पर मार्क्स भी फेल, मैक्स वेबर भी फेल, सिगमंड फ्रॉयड भी फेल। और मैं दूसरा डाटा चाइना के लिए देता हूं, जस्ट फूड फॉर थॉट, आई एम नॉट पुटिंग एन एलिगेशन। एक थ्योरी, चाइना ने 1978 में वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की, और ये वो मानता है कि हमने बड़ी ही फर्मली उस पॉलिसी को अडॉप्ट करके इंप्लीमेंट कर दिया। और 2016 में उसने टू चाइल्ड पॉलिसी कर दी चेंज करके, 2022 फिर भी नहीं पॉपुलेशन पे असर पड़ा, 2022 में थ्री चाइल्ड पॉलिसी कर दी। अब आप इमेजिन करिए, 1971 की जनगणना में भारत की आबादी थी 55 करोड़, चाइना की थी करीब 65 करोड़, 65-68 करोड़ के आसपास। अब अगर किसी देश ने वन चाइल्ड पॉलिसी फोर्सफुली इंप्लीमेंट कर ली हो, क्योंकि वो तो अथॉरिटेरियन रिजीम था तो उन्होंने तो इंप्लीमेंट की थी, ऐसी खबरें आई, वहां के लोगों ने बताया कि आके अचानक इंस्पेक्शन करते थे, और एक बच्चा है और अगर महिला गर्भवती है तो उसको ले जाके हॉस्पिटल में अबॉर्शन करवा दिया फोर्सफुली, अथॉरिटेरियन रिजीम में पॉसिबल है। तो आप सोचिए, पॉपुलेशन सस्टेन करने के लिए 2.19 चिल्ड्रन चाहिए पर कपल। अब अगर आप 1 पे ले आए तो लॉजिक ये कहता है नेक्स्ट 20 ईयर में आपकी पॉपुलेशन स्टैग्नेशन पे आ जानी चाहिए, 20-25 ईयर्स में, उसके बाद डिक्लाइन शुरू होना चाहिए। तो ये बताइए, अगर चाइना ने ये कंप्लीटली कर लिया था तो 1978 से लेकर 2025 तक चाइना की पॉपुलेशन, या 22 तक चाइना की पॉपुलेशन उसी रफ्तार से बढ़ती रही जिस रफ्तार से भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही थी। मतलब 11% की ग्रोथ रेट कैसे थी भाई, अगर वन चाइल्ड पॉलिसी थी तो? या तो वो डाउटफुल है या ये डाटा डाउटफुल है। दोनों चीजें एक साथ सच नहीं हो सकती कि भारत जहां धड़ाधड़ बच्चे पैदा हो रहे थे, वहां जिस रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, वन चाइल्ड पॉलिसी फोर्सफुली इंप्लीमेंट करने के बाद भी चाइना की पॉपुलेशन उसी रफ्तार से बढ़ रही थी। तो देयर इज अ थ्योरी कि चाइना का पॉपुलेशन का डाटा हाईली एग्जेगरेटेड हो सकता है कि 140 करोड़ ना होकर वो 100 करोड़ भी ना हो। जस्ट ये दो फैक्ट्स हैं दोनों देशों के बारे में। आप लोग अपने आप इस पे सोच सकते हैं कि अगर चाइना 100 करोड़ से कम है और उसमें मेनली एजिंग पॉपुलेशन है, और अमेरिका में 33 करोड़ पे 39 करोड़ गन्स हैं, आप सोचिए ये दोनों देश कितने चुनौतीपूर्ण वातावरण में आके बैठे हुए हैं। और उसके मुकाबले भारत की स्थिति, वी आर द बिगेस्ट नेशन, वी आर द यंगेस्ट नेशन, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। अगर हम देखें तो हम बहुत बेहतर स्थिति में आके खड़े हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है इस अमृत काल को, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। और लास्ट में मैं कहूंगा कि ये जो 3 पोटेंशियल्स बनाए थे, मिलिट्री, इंटेलेक्चुअल एंड इकोनॉमिक पोटेंशियल, और इसके अलावा कल्चरल। अब जरा कल्चरल में देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, अमेरिका के पास कल्चरल पोटेंशियल जैसा कुछ खास नहीं है। वो सिर्फ मैकडोनाल्ड्स का बर्गर, जीन्स, डिस्कोथेक और वो क्या कहते हैं बियर में झूमना, वो बहुत इंस्पिरेशनल नहीं है, वो अट्रैक्शनल है। और वो अट्रैक्शन कुछ समय के बाद उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होने लगता है। अब आप आइए, चाइना इन 3 पोटेंशियल में हमसे आगे है, मगर वर्ल्ड की हिस्ट्री रही है इकोनॉमी, मिलिट्री और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल में कभी कोई देश आगे, कभी कोई देश आगे।
ऐसा नहीं कि कोई एक ही देश कंसिस्टेंट रहा, किसी सेंचुरी में कोई आगे रहा, किसी सेंचुरी में कोई दूसरा आगे रहा, बट कल्चरल पोटेंशियल में आप अगर कंपैरिजन करें तो मैं सिर्फ उदाहरण देना चाहता हूं। जब ये प्रधानमंत्री जी शंघाई कॉर्पोरेशन में जा रहे थे तो चाइनीज एम्बेसी ने ट्वीट किया, भगवान गणेश की चाइना की गुफाओं में बनी हुई एक प्रतिमा को लेकर उन्होंने लिखा, टैंग डायनेस्टी के मगाओ केव्स में 7th सेंचुरी में बनी हुई भगवान गणेश की प्रतिमा भारत और चीन के प्राचीन पारस्परिक संबंधों को दर्शाती है। बताइए, कोई इंपैक्ट चाइना का यहां दिखता, कोई चाइनीज गॉड यहां दिखता है? नहीं, हमारे वहां दिखते हैं। 1949 में कम्युनिस्ट बनने से पहले चाइना क्या था? द एंटायर चाइना वाज बुद्धिस्ट। तो हमारा इंपैक्ट था उनके ऊपर, कल्चरल इंपैक्ट। हुशी बहुत बड़े चाइनीज थिंकर हुए जिन्होंने कहा कि इंडिया हैज कल्चरली डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड चाइना फॉर मोर देन 2000 years विदाउट सेंडिंग अ सिंगल सोल्जर अक्रॉस द बॉर्डर। तो अब मैं ये कह रहा हूं, इकोनॉमी की लड़ाई अपनी जगह है, अगर जनसंख्या कम है और जनसंख्या के अंदर जब कभी कल्चरल रेनेसा आएगी, और कल्चरल रेनेसा कभी ना कभी आती है, कोई भी कंट्री कम्युनिस्ट कह ले, यूएसएसआर था 15 देशों में टूटा, कम्युनिस्ट बनने से पहले उसमें 9 क्रिश्चियन और 6 मुस्लिम थे। जब वो वापस आए तो जो क्रिश्चियन थे वो क्रिश्चियन बन गए, जो मुस्लिम थे वो मुस्लिम बन गए। कभी चाइना में अगर कल्चरल क्रांति आई तो क्या बनेंगे वो? तो बस फिर आप समझ लीजिए कि इस पोटेंशियल में वी आर फार फार अहेड देन देम। और पूरे वर्ल्ड में भी, जहां से मैंने शुरू किया था, हमारे प्रति कॉन्फिडेंस अधिक है, हमारे प्रति अट्रैक्शन अधिक है, और भारत के अंदर एक इंस्पिरेशनल एस्पेक्ट भी है, एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है। और लास्ट में मैं सिर्फ यह कहूंगा, यह भी ध्यान रखिए, भारत दुनिया में सबसे बड़ा धर्म का केंद्र माना जाता है, और बाकी तमाम देश, कोई अपने को नास्तिक कहता, कोई अपने को भोगवादी कहता, यानी कोई टेक्निकली अधर्म का प्रतीक है तो कोई प्रैक्टिकली अधर्म का प्रतीक है। भाई कोई प्रैक्टिकली भले ही वो कहे कि मैं रिलीजन मानता हूं, मगर वहां जाके चेक करिए तो वहां युवा पीढ़ी कोई धर्म नहीं मानती, ना कोई धर्म स्थलों पे जाता है, खाओ पियो मौज करो में जिंदगी बिता रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, जब जब धर्म और अधर्म के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखा है, अपेरेंटली पावर अधर्म की ज्यादा दिखी है, बट रिजल्ट क्या हुआ? जो सुप्रीम कोर्ट के अमलम पे लिखा है, यतो धर्मस ततो जया। जहां धर्म है वहीं पर जय होती है। तो आप आश्वस्त रहिए। और लास्ट में मैं ये बात एक बार आपको फिर ये बता देना चाहता हूं, कॉन्फिडेंस क्यों रखना चाहिए आपको। वर्ल्ड का पावर सेंटर भारत था। 2500 साल पहले हमारा डिक्लाइन शुरू हुआ, जब हम थोड़ा ज्यादा हिंसावादी हो गए, फॉरेन इन्वेजन्स होने शुरू हुए अलेक्जेंडर के आक्रमण के बाद। जब भारत का डिक्लाइन हुआ तो कौन सा एम्पायर पीक पे आया? किंग डैरियस ऑफ पर्शिया, यानी आज का ईरान। जब उसका डाउनफॉल हुआ तो मेसोपोटामियन एम्पायर, यानी आज का इराक। उसका डाउनफॉल हुआ तो टर्किश एम्पायर, आज का टर्की। जब उसका डाउनफॉल हुआ तो रोम, आज का इटली। उसका डाउनफॉल हुआ तो पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन का डाउनफॉल हुआ तो ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटिश एम्पायर का इक्लिप्स हुआ तो अमेरिका। अमेरिका में सबसे प्रॉस्परस इलाका कौन? सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स बेल्ट, वेस्ट कोस्ट। उसके बाद आ जाइए पिछले 80-90 साल में, देन सबसे रोरिंग इकोनॉमी बन के कौन उभरा? जापान। जापान का डाउन हुआ, डिक्लाइन हुआ, तो कौन देश उभरे? जिनको टाइनी टाइगर्स ऑफ एशिया पैसिफिक कहते थे, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाऊ। जब इनका डाउनफॉल हुआ, अब 21st सेंचुरी के शुरू में आ जाइए, तो चाइना। तो व्हाट नेक्स्ट? प्रकृति अपना चक्र पूरा करके पुनः यहां आ रही है। तो ये समझ लीजिए, भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही। भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। बस एक चीज का ध्यान रखना होगा, हमें बाहर से प्रॉब्लम नहीं है, अंदर से प्रॉब्लम है। अंदर ध्यान रखने की जरूरत होगी। वर्ल्ड की तमाम फोर्सेस लगी हैं, तमाम थियोलॉजिकल फोर्सेस भी लगी हैं, क्योंकि सबको डर है कि अगर भारत मजबूत होकर खड़ा हो गया तो उनकी चौधराहट खत्म हो जाएगी। यदि हिंदू धर्म संस्कृति जागृत हो गई, जो हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति भूले हुए है, जब हनुमान जी एक बार अपनी शक्ति याद आ गई थी तो कौनों नहीं बचा था, उन्हें पता, इसलिए शक्ति सोती रहनी चाहिए। तो आपको लड़ाने का पूरा प्रयास होगा। कभी उत्तर और दक्षिण में लड़ाएंगे, जैसे कर्नाटक के मिनिस्टर ने कहा था कि साउथ वाले टैक्स ज्यादा देते हैं, इसलिए
नॉर्थ से अलग हो जाना चाहिए। तो कभी आपको प्रांत में लड़ाएंगे, जैसे तमिलनाडु के मिनिस्टर ने और तेलंगाना ने बिहार के लोगों के लिए अपमानजनक बातें कही, तो फिर कभी भाषा पे लड़ाएंगे, तमिल हिंदी में लड़ाओ, हिंदी मराठी में लड़ाओ और बांग्ला हिंदी में लड़ाओ, फिर जात पे लड़ाएंगे, अगड़े पिछड़े में लड़ाओ, सामान्य और दलित में लड़ाओ, ताकि क्योंकि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का ख्वाब ऐसे थोड़ी तामील होना है, बहुत सारे लड़ाने के प्रयास होंगे। बस हम इससे अगर संभल के रहे तो हमारे राइज को कोई नहीं रोक सकता है। आप कॉन्फिडेंट रहिए। एक गौरवशाली अतीत हमें प्रेरणा दे रहा है, स्वर्णिम भविष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, सावधानी सिर्फ वर्तमान में रखनी है। तो गौरवशाली था भूत, पास्ट भूतकाल, गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद।